नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बीजेपी के महामंत्री प्रमोद महाजन की। इस चुनाव को जिताने की जिम्मेवारी प्रमोद महाजन के कंधे पर भी थी, परंतु इस चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी, यानी कि वो निशाना चूक गए। कहां हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ और इसके बाद क्या होगा, आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं प्रमोद महाजन से ही सीधी बात। प्रमोद जी, आपका सीधी बात में स्वागत है। मई की गर्मी में कमल तो थोड़ा मुरझा गया, पर आप भी कुछ मुरझाए लग रहे हैं, क्या बात है? हार के बाद तो मुरझाना स्वाभाविक है। पर आपके लिए हार तो कोई नई बात नहीं है। हार नई बात नहीं है, लेकिन अभी हार होके 100 घंटे भी बीते नहीं हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका कुछ असर तो मनुष्य के चेहरे पर और स्वर पर थोड़ा डिमोरलाइज है मतलब आप? नहीं, मैं इसको डिमोरलाइज शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इस हार से दुख तो जरूर है, मन में पीड़ा है, लेकिन डिमोरलाइज्ड हम है नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि हमने हिंदुस्तान की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 543 में 2 स्थानों तक देखा है, और इसलिए उस दृष्टि से तो आज भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर 5-8 सीटों का हो, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को डिमोरलाइज होने की आवश्यकता है। मुरझाने का कारण एक और भी हो सकता है कि एक 58 वर्षीय विदेशी महिला ने इतनी बड़ी लीडरशिप हिंदुस्तान की, यंग लीडरशिप आप जैसी, आपके 12 नेता, उनको मिट्टी की चिल्ला दिया आपको। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि महिला ने किया, छठी का दूध जिसको बोलते हैं। नहीं, मैं नहीं समझती। पहली तो बात यह है कि मैं समझता हूं कि महिला प्रधानमंत्री बन रही है, इसका दुख नहीं है। 58 वर्ष की बन रही है, इसका दुख नहीं है। कांग्रेस का बन रही है, इसका भी दुख नहीं, क्योंकि कांग्रेस के राज में तो हमारी लगभग सब उम्र तो उसी में गई, 5-6 साल ही हम अपने राज में थे। निश्चित रूप से एक विदेशी महिला बन रही है, इसकी पीड़ा है, लेकिन मैं समझता हूं जिस प्रकार का जनादेश लोगों ने दिया है, ये अर्थ इसका लगाना गलत होगा कि ये किसी विदेशी महिला को राज करने का जनादेश मिला है। विदेशी महिला ने एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया दोबारा से अपने आप को, तो आप उसमें लगता नहीं कि लोगों ने उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है और आपके 1 दर्जन जो यंग लीडर हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है? मैं समझता हूं अगर आप इस चुनाव का इतिहास देखें तो कांग्रेस ने कभी विदेशी महिला को प्रधानमंत्री के रूप में कहा नहीं। अगर आप, क्योंकि चुनाव होकर अभी कोई बहुत दिन नहीं हुए, पीछे का सारा आप रिकॉर्ड देखें तो वो हमेशा इससे बचते रहे कि उनका प्रधानमंत्री कौन, क्योंकि वो डरते रहे कि अगर वो किसी विदेशी को लोगों के सामने लाएंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि आज भी जिसको प्रधानमंत्री उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया था, उसको थोपना संविधान में तो उनके हाथ में है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो विश्वास करते हैं ना आप? जरूर करते हैं। एमपी चुनते हैं नेता को, उनका स्टैंड ये था कि एमपी चुनेंगे, तो लोगों ने एमपी को चुना जो उसको चुन रहे हैं, तो उसमें आपको क्या एतराज? नहीं, मैं देखिए, मेरे एतराज करना, मेन कैंपेनर तो वही थी ना उनकी। मेरे दृष्टि से मेरे एतराज करना या न करना, इससे कोई फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल। मेरे दृष्टि से तो मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जितनी राजनीति मैं समझता हूं उसमें आने वाले दिन 2 दिन में सोनिया गांधी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। आपको लगता है बनेंगी? मुझे लगता है, मैं जो आकलन राजनीति का करता हूं उसमें मुझे लगता है कि सोमवार मंगलवार में उनका शपथ विधि होना स्वाभाविक है। अब जैसे मैंने कहा कि एक विदेशी महिला इस 100 करोड़ के देश पे राज करेगी, इसकी पीड़ा मेरे मन में होगी। पर गलती तो आपने की ना, 5 साल से पहले चुनाव करा दिया। लगता है ये गलती थी? गलती थी या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब जिसको कहते हैं कि हाइंडसाइट होती है, उसमें आप हारने के बाद हर चीज ना करते तो अच्छा होता। पता नहीं, हो सकता है कि इससे बुरा होता, हो सकता है इससे बेहतर होता। जो आपने ये तो माना कि चलो आप हारे, जनादेश आपके खिलाफ है, तो कहाँ गलती हुई आपसे? देखिए, मैं समझता हूँ इतने जल्दी गलती तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जब मैं हार का विश्लेषण करता हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि इस हार में कुछ प्रदेश हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 80-85% सीटें जीती है, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे राजस्थान है, जैसे पंजाब है। उसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वहाँ लगभग सफाया हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि पड़ोस के प्रदेशों में इतना भिन्न जनमत जब पैदा होता है तो मैं इसको कोई एक सार्वदेशिक ट्रेंड के रूप में नहीं देखता। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जिन प्रांतों में हम बुरी तरह हारे, मतलब मैं समझता हूँ कि इसके पहले इतनी हार उत्तर प्रदेश में
कभी नहीं। 1984 के बाद लगता है, 84 तो एक अलग, 89 के बाद पहली बार। 89 के बाद मैं नहीं देखता कि कभी जैसे उत्तर प्रदेश और पुराना बिहार देखें तो कुल मिलाकर झारखंड मिला के, झारखंड सबसे बुरी हाल आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार में इस बार हुई है। क्योंकि उसको पूरा पुराने उत्तर प्रदेश बिहार को देखे तो उससे में 139 स्थान आते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी 19 स्थान पाई है और 120 स्थान नहीं है। अब जब हम दक्षिण के राज्यों में थे नहीं, जब हम पूरब के राज्यों में थे नहीं, और इस गंगा जमुना के प्रदेश में अगर पार्टी का ये हाल हो तो स्वाभाविक रूप से सरकार खोना स्वाभाविक है। तो लगता नहीं है आपके नेतृत्व का दिवालियापन नहीं है कि आपने यहाँ कोई खड़ा ही नहीं किया, हर लोग झगड़ रहे हैं आपस में। बिहार के किसी प्रदेश के नेता का नाम नहीं पता, उत्तर प्रदेश में आपके जातीय झगड़े हो रहे हैं, कभी राजनाथ सिंह को वापस ला रहे हैं, कल्याण सिंह को निकाल रहे हैं। अटल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में उस दिन वर्कर मैनेज करने के लिए नहीं थे पोलिंग बूथ को। तो लगता नहीं है कि आपकी संगठन में हवा के ऊपर लोग ज्यादा घूम रहे थे, जमीन पे कम थे? देखिए, मेरे दृष्टि से उत्तर प्रदेश और बिहार का संगठन निश्चित रूप से एक चिंता की स्थिति में है, क्योंकि इन दो प्रांतों में जाति और उसका प्रभाव कल्पना के परे है, जो हम हर चुनाव में बढ़ता ही देख रहे हैं, हम घटता। इसलिए कांग्रेस और आपकी स्थिति बराबर हो गई लगभग। हाँ, राष्ट्रीय पार्टियां जो जातिवाद अलग मैं उसको राष्ट्रीय और प्रादेशिक में नहीं जाता, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ उत्तर प्रदेश अपने आप में देश जैसा है, तो उसमें कोई पार्टी 40 सीटें लेती है तो मैं उनको चिढ़ाऊं समाजवादी को, तुम प्रादेशिक हो, वो कहेंगे तुम राष्ट्रीय हो, 10 सीटें ले रहे हो। इसलिए मैं उसको राष्ट्रीय प्रादेशिक रूप में नहीं देखता। लेकिन तो आप समाजवादी पार्टी को जातीय पार्टी मानते हैं? नहीं, कास्ट बेस? नहीं, मैं जातीय नहीं कहता हूं, मैं उनको एक प्रादेशिक पार्टी मानता हूं। लेकिन जाति के समीकरण मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव या मायावती जी जैसे कर सकते हैं, मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस उस प्रकार का जाति समीकरण कभी कर सकती है। और इसलिए हम अगर उन्हीं की कॉपी करने चले जाएं कि 4 और जाति के नेता इकट्ठा करो, तो मैं नहीं समझता कि इस लड़ाई में जाति को या जातिवाद के प्रभाव को, उसकी समीकरणों को हम जातिवाद से तोड़ पाएंगे। हमको कुछ मुद्दे ऐसे निकालने पड़ेंगे जिसको जाति से ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी इन प्रांतों में पुनश्च। कल्याण सिंह का लाना तो जाति के ऊपर था ना, कल्याण सिंह को इसलिए क्या कि विरोध वोट आपको चाहिए उत्तर प्रदेश में। देखिए, कल्याण सिंह का लाना नेता के रूप में था, जाति के रूप में था ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पहले तो कल्याण सिंह का जाना ही अटपटा था, तो स्वाभाविक रूप से वो उनको लाना, ये तो 40 साल वो हमारे ही साथ थे, 3-4 साल साथ नहीं थे, इसलिए मैं उनको केवल जाति के रूप में नहीं देखूं। तो आपका कहना यह कि सिर्फ बिहार उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का हाल हुआ और उसके बाद जो आज आपका हाल हुआ है, उसके ऊपर आप संगठन में जो आपके नेता हैं जिनका धरती से कोई संबंध नहीं है, जो आपस में झगड़ते रहते हैं, उसको ब्लेम नहीं कर रहे आप, जाति समीकरण को ब्लेम कर रहे हैं? देखिए, पहले तो कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, बड़े बड़े नेता है आपके पास। उसके बाद 10 सीटें आपके मुरली मनोहर जोशी आके सारे मंत्री आ गए वहां पर। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं उन पे दोष देने के पहले हम केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, पहले हम इस दोष को स्वीकार करें। तो आप मान रहे हैं कि आपने गलत नेता चुन लिए वहां पर? नहीं, नेता गलत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का संगठन हमको चलाना चाहिए उस प्रकार का हम मार्गदर्शन वहां कर नहीं पाए, और अगर उस प्रकार का संगठन चला नहीं पाए तो ये बहुत आसान है कि मैं प्रादेशिक नेताओं को कहूं कि तेरे कारण हारा। लेकिन अगर मैं अपने आप को, मैं इतना बड़ा हूं नहीं, लेकिन अगर मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता हूं, तो क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि वहां चीजें गलत जा रही थी तो मैं उसको ठीक करूं? तो आप मानते हैं ये तो है कि संगठन आपका कमजोर पड़ गया जिसकी वजह से आप हारे, और क्या कारण है आपकी हार के, इसके हम चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री प्रमोद महाजन से। प्रमोद जी, आप बता रहे हैं कि संगठन तो आपका कमजोर था, आपका हवा नहीं लगी कि आपका संगठन नीचे से फिसलता चला जा रहा है। इसके अलावा क्या कारण थे आपके पास कि आपके पास एक ही नेता था, एक ही नारा था, कुछ और नहीं था? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि, और जैसे मैंने कहा ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, अध्ययन के बाद ही इसको मैं देख सकता हूं, लेकिन मोटे रूप में अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि 5 साल की हमारी जो सरकार चली, उसकी जो प्रतिमा बनी, उसका लोकबिंब बना, जो उसकी इमेज बनी, ये मुख्य रूप से शहरी मध्यम वर्गीय लोगों की, टेक्नोलॉजी की, इस प्रकार शायद बनी। और इसमें जातीय या धार्मिक तो हमारी चिंताएं पहले से ही थी, लेकिन उसके साथ साथ गरीब तबके हो, किसान हो,
इनसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार का एक अलग दिखना हो सकता है कि इसका असर इस चुनाव पे हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मेरी बहुत प्रारंभिक। आपको लगता है केंद्रीय नेतृत्व जो है और लोकल का नेतृत्व जो है इसमें समन्वय ऐसा था कि कोई जनता से आप कट गए, वर्कर से कट गए, कुछ था ही नहीं आपके पास? नहीं, मैं देखो लीडरशिप का फेलियर तो मानेंगे नहीं, देखिए जब हारते हैं तो निश्चित रूप से सक्सेसर मेनी फादर्स, फेलियर हैव नन। ना मैंने देयर आर मेनी रीजंस, डिफीट को बहुत रीजंस होते हैं, लेकिन मैं इसको ऑर्फन मानने के जबान नहीं है। निश्चित रूप से जैसे मैंने बार बार कहा कि चुनाव के रूप प्रभारी के रूप में तो मैं दोषी हूं, लेकिन उसके साथ साथ हम अगर सामूहिक नेतृत्व को मानते हैं तो मुझे चुनाव हारने का दुख उतना नहीं है जितना मेरे को चुनाव हारने की कल्पना नहीं थी, इसका दुख है। और जिस व्यक्ति को चुनाव हारने की कल्पना नहीं होती है वो कहीं ना कहीं तो जनता से कटा हुआ है। तो आप जो मान रहे हैं कि लीडरशिप सेंट्रल की और स्टेट की कट ऑफ थी। दूसरा आपने स्लोगन आपने दिया था वो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग था, इंडिया शाइनिंग, और अर्बन एरिया में आप फैल गए, शहरों में सारे जगह आपका सफाया, कलकत्ता में सफाया, बॉम्बे में सफाया, दिल्ली में सफाया। तो लगता नहीं कि आपका स्लोगन भी कांग्रेस की तरह जो उन्होंने 1996 में रिफॉर्म किया था वो गलत था? और आरएस ने भी कहा कि आपके पास विचारधारा नहीं थी, व्यक्ति था, एक नारा था। पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि विचारधारा नहीं थी। एक विचारधारा से हम चले हैं, आगे भी चलते रहेंगे, और मैं नहीं समझता कि कोई चुनाव का पराजय ये विचारधारा का पराजय होता है। विचारधाराएं चुनाव में तो व्यक्ति का पराजय मान रहे हैं आप? मैं समझता हूं व्यक्ति, कार्यक्रम, संगठन ये होता है। कम्युनिस्ट हारे तो आपका व्यक्ति था, संगठन नहीं था, कार्यक्रम नहीं था? नहीं, मैं समझता हूं व्यक्ति तो नेतृत्व के रूप में बहुत अच्छे थे और इसको कोई इनकार करता नहीं है। सरकार ने काम अच्छे किए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसकी जिस प्रकार की प्रतिमा बनानी चाहिए हम बना नहीं पाए। अगर छोटा उदाहरण मैं दूं, जैसे भारत उदय के जैसा एक गरीबी हटाओ स्लोगन था। गरीबी हटाओ ये भविष्य का स्लोगन था, पहले वोट दो फिर गरीबी हटाएंगे। मुझे आज लगता है कि भारत उदय ये भूतकाल का स्लोगन था कि हमने भारत उदय किया है, तो हर एक ने अपनी जेब टटोल के देखना शुरू किया कि मेरा उदय हुआ या नहीं हुआ। तो गरीबी हटाओ में इंदिरा जी ने भविष्य का आश्वासन देके पहले वोट बटोरे और हम भूतकाल का आश्वासन देके रिसिप्ट वो भूतकाल नहीं है, हम उसकी रिसिप्ट मांगने लगे। हमें जिताई कि भी हमने किया। तो जिनको लगा वो 135 तो आप ये मानते नहीं तैयार की कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया? नहीं, मैं नहीं मानता कि आपने मनमोहन सिंह वाली लैंग्वेज शुरू कर दी, वर्ल्ड बैंक की लैंग्वेज शुरू नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर हमको कोई और हराता, कांग्रेस क्यों हराती? ये जो शाइनिंग करते ना, आप स्टार भी ले आए, सुन सर हो भी आपके फेल हो गए सारे के सारे। नहीं, बहुत सारे जीत गए। वो तो राजस्थान में इसलिए कि वहां आपकी हवा थी, तो आप जहाँ की आपकी सरकारें अभी बनी है वहां तो आप जीत गए, जहाँ सरकारें नहीं है वहां आप हार गए। पहली बात तो ऐसी है कि अब जैसे आप फिल्म स्टार कह रहे हैं प्रभु जी, 363 चुनाव क्षेत्र में हमारे 3 जगह फिल्म स्टार लड़ रहे थे। अब 363 लोकसभा क्षेत्र में 3 को लड़ना, लेकिन मानो, और ये 3 में 2 जीत गए। पंजाब में मुश्किल से जीत गया, एक मुश्किल से वो तीसरी बार जीता है, मुश्किल से कहना जीत गया आप। मैं ये जानना चाहूंगा कि अब गाज किस पर गिरेगी? संगठन में कोई परिवर्तन होने वाले हैं, कोई नई पार्टी, नई चेहरा, नया चलन? देखिए मेरे दृष्टि से वेंकैया नायडू जब दोबारा अध्यक्ष बने तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पदाधिकारी और कार्य समिति तय नहीं की थी। मंगेया की टीम अभी भी बननी है? हाँ, बननी है, क्योंकि हमने ये सोचा था कि जब चुनाव आ जाए, अगर सरकार बनेगी तो इसमें सरकार में कौन जाएगा, बाहर कौन रहेगा। अब तो सरकार में कोई है नहीं। मंत्री पद के जो भी दावेदार थे महामंत्री पद के दावेदार होंगे सारे के सारे। तो सब अब उपलब्ध हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस बात की हमने चर्चा की, जिन प्रांतों की, जिन पराजय की, उसके आधार पर अटल जी अडवाणी जी के मार्गदर्शन में अगर वेंकैया जी कोई नई अच्छी टीम लाते हैं तो हो सकता है कि टीम तो बनेगी, आप लगता है ना? हाँ, बनेगी निश्चित रूप से। मैं समझता हूँ कि अगले मतलब सरकार में मंत्री नहीं है तो पार्टी में महामंत्रियों के चेहरे नए होंगे। अब नए होंगे, पुराने होंगे, ये तो अध्यक्ष का अधिकार होगा। लेकिन मैं जरूर नहीं, अध्यक्ष तो वो चुने हुए अध्यक्ष हैं, उनको हटाने का कहां से सवाल है? नहीं, देखिए मेरा नहीं, देखिए मैंने, क्योंकि मैं चुनाव का प्रभारी था,
इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी आती है। पर एक बात आप मान रहे हैं ना, नई टीम होगी, नई कार्यसमिति निश्चित रूप होगी, निश्चित। मैं समझता हूँ कि 1-2 सप्ताह में वो आएगी। नए चेहरे कुछ उसमें हो सकते हैं, अध्यक्ष महोदय को अपेक्षा करता हूँ मैं, नए चेहरे होने चाहिए। नई पॉलिसी भी होगी क्या? आपको लगता है कि हिंदुत्व आपने डाइल्यूट कर लिया, ना कांग्रेसी रहे ना बीजेपी रहे, तो देखिए मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी हार से, हाँ मेरी छोटी सी हार है, सरकार चली गई होगी, लेकिन हमारी एक छोटी सी हार से अगर हम हर बार अपने रास्ते बदलते रहें तो मुझे लगता है हम कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। एक कारण वो कहते हैं कि एरोगेंस आपके लोगों में आ गई थी, आपने देखो जुडिशरी आपके पीछे पड़ गई, आपके इंस्टीट्यूशन आपके पीछे थे, कि सरकार में मंत्री या मुख्यमंत्री एरोगेंस की भाषा बोलते। मैं दूसरे किसी को दोष, दूसरे किसी था, एजेंडा था, अडवाणी था, परंतु एरोगेंस की खास नहीं। देखिए बहुत लोगों ने ये लिखा है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, और मैं अब औरों के बारे में तो कह नहीं सकता, लेकिन मैं खुद निश्चित रूप से इसको देखता हूं कि कभी कभी आप विवाद जीतने के इसके लिए आप जिस भाषा का उपयोग करते हैं या जिस शैली का या जिस वाक्य का उपयोग करते हैं, उससे अगर सामने वाले को आभास हुआ कि आप एरोगेंट है, तो साधारण भारत का मतदाता ये विनम्रता को ज्यादा स्वीकार करता है। मुझे लगता है कि इन दिनों में सत्ता के, करते तो लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन दिनों में सत्ता के एरोगेंस के बारे में जो लोगों ने लिखा है, एक ने लिखा होता तो जो अनेक लोग कह रहे हैं, और आखिर मीडिया आईना होता है, और उस आईने में अगर मेरा चेहरा उग्र दिखाई दे रहा है तो मुझे इसको सौम्य करना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब एक और जो नई पीढ़ी के लोग हैं, आप हैं और बाकी लोग भी 10-12 हैं, अभी कर्नाटक में भी कुछ चल रहा है, अनंत कुमार जी वहां पर आपने पहले भेजे तो रिजल्ट आ गया, वहां पहले भेजे रिजल्ट आया, मोदी। अब गुजरात के अंदर लगता नहीं कि मोदी की एरोगेंस ने भी वहां आपको हरा दिया, जो उम्मीद नहीं थी? देखिए मैं किसी मेरी सहयोगी के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में टिप्पणी करना मुझे अनपेक्षित लगता। परिणाम तो है। हाँ, गुजरात में साधारण हम 20-21 सीटें पकड़ रहे थे, हमको 14 मिली है, ये भी हम बोल नहीं सकते। 5-7 सीटें की मार पड़ी है। कर्नाटक में आप कहते हैं कि वो गेटवे टू साउथ होगा, वहां तो आपका सपना अभी पूरा नहीं हुआ। अनौपचारिक रूप से तो कुछ न कुछ प्रयास हो रहे हैं, अरुण जेटली वहां पर गए हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, और अगर इससे एक गैर कांग्रेसी सरकार वहां बनती है तो जरूर हम प्रयास करेंगे। चलो कितने सक्सेसफुल होंगे ये तो अभी समय बताएगा। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।